डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ सुरभि सिंह और आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ बेसिक्स ऑफ मटेरियल एंड इंजीनियरिंग। ये आपके प्रीलिम्स का मैं चौथा सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रही हूँ। एथिक्स, क्वालिटी एंड प्रोजेक्ट मैंने कंप्लीट कर दिया है एंड बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड मिल रहा है मुझे स्टूडेंट्स की साइड से। मुझे जो ये वीडियो पहली बार देख रहा है उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा प्रोजेक्ट एथिक्स और क्वालिटी का, तो वो भी जाकर पढ़िए और जल्दी से अपना कोर्स कवर करिए और फिर से रिविज़न शुरू कीजिए। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ इंट्रोडक्शन एंड केमिकल बॉन्डिंग के बारे में। ये आपका मटेरियल साइंस का पूरा कंटेंट है जिसको मैं आपके इस यूट्यूब चैनल के अंदर कवर करूँगी। आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ इंट्रोडक्शन पे यानी मटेरियल साइंस से। तो मटेरियल साइंस की डेफिनेशन के बारे में बता देती हूँ। मटेरियल साइंस इज़ द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन ऑफ मटेरियल आर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल। इसके डेफिनेशन से भी क्वेश्चन पूछा गया है जो मैं अभी आपसे डिस्कस करूँगी। पूरे वीडियो को बनाने का सोल पर्पज़ यही रहेगा कि पिछले साल के सारे क्वेश्चन डिस्कस किए जाएँ। मटेरियल साइंस इज़ द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग यानी इसे मैकेनिकल भी पढ़ता है, इसे इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़ता है, इसे इलेक्ट्रिकल भी पढ़ता है। तो ये है जो एक ब्रांच है और जिसमें हम एक स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी कर रहे होते हैं और उसके मटेरियल के एप्लीकेशंस को जानते हैं, दैट इज़ मटेरियल साइंस। अब मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ आपका केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है। तो केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करने से पहले केमिकल बॉन्डिंग को किस किस के बीच में बॉन्डिंग हुई, एटम के बीच में बॉन्डिंग होगी। और एटम किस चीज़ से मिलके बनता है? एटम आपका, अगर मैं किसी एटम की बात करूं तो एटम प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है। एक ये जो आपका अंदर क्या होता है, आपके प्रोटॉन होते हैं न्यूक्लियस के अंदर और न्यूट्रॉन होते हैं और बाहर आपके इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं, ठीक है। ये आपके सेल हैं और ऑफ सेल्स बढ़ते जाते हैं। सेल के अंदर ही आपके सब सेल्स होते हैं और सब सेल्स के अंदर आपके ऑर्बिटल्स होते हैं। ऑर्बिटल्स में ही आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि आपके मूव कर रहे होते हैं। अच्छा, एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, आपने देखा होगा, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। एक क्लॉकवाइज होगा और एक एंटी क्लॉकवाइज होगा। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपकी कोई सिटी में रह रहे हैं, सिटी के अंदर आपका कोई घर है, घर के अंदर आपके कमरे हैं जिसमें इंसान रह रहे हैं। तो सेल आपकी सिटी हो गई, सब सेल आपका घर हो गया, ऑर्बिटल आपके अलग अलग कमरे हो गए और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे हर एक कमरे में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं, हर कमरे में मैक्सिमम 2 लोग ही रह सकते हैं। तो ध्यान रखिए, न्यूक्लियस के अंदर आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस के बाहर जो शेल्स होते हैं, सेल्स के अंदर सब सेल्स होते हैं और सब सेल्स के अंदर जो ऑर्बिटल्स होते हैं, ऑर्बिटल्स में हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्लियर है? क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है। तो अगर हम फर्स्ट सेल की बात करें, यानी ये तो आपका न्यूक्लियस हो गया, पहला सेल आपका ये होगा यानी n=1। तो इस सेल के अंदर कितने सब सेल होंगे? तो n=1 यानी अगर हम फर्स्ट सेल की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट सेल के अंदर एक ही सब सेल आता है, क्लियर, यानी s सब सेल आता है। और एक सब सेल के अंदर यानी एक ऑर्बिटल होगा और एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यानी फर्स्ट सेल में आपके कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब मैं अगर सेकेंड सेल की बात कर रही हूँ यानी n=2 की बात कर रही हूँ, n=2 में आपके 2 सब सेल्स हैं यानी S और P। तो यहाँ पर देखिए 2S लिखा है। अगर हम इसके अंदर P के अंदर हम देखिए कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, तो P के अंदर हमारे बेसिकली 3 ऑर्बिटल्स होते हैं यानी Px, Py एंड Pz। और हर ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर कितने आपके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 2, 4, 6, 8 यानी 8 लिख दिया है मैंने, ठीक है। इस तरीके से भी बात कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल हैं, यानी टोटल 4 नंबर ऑफ ऑर्बिटल हैं और एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 × 2 कर दिया मैंने। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ n=3 यानी एक और सेल। अब मैं बात कर रही हूँ यानी n=3 थर्ड सेल की बात कर रही हूँ। तो थर्ड सेल के अंदर आपके बेसिकली 3 सब सेल आएंगे यानी S, P एंड D। तो S और P तो आपको पता ही है। यहाँ पर याद रखिएगा, इसको जो ऑर्बिटल के अंदर 2 शो कर रहे हैं वो आपकी सेल का नंबर होता है यानी 3S का मतलब यानी हम थर्ड सेल की बात कर रहे हैं। थर्ड सेल के अंदर S क्या है? आपका सब सेल है। अब सब सेल के अंदर हम उसके ऑर्बिटल में डिवाइड करते हैं तो Px, Py और Pz तो आपके पहले वाले ही हो जाएंगे अगर थर्ड की बात करते हैं। D में हम तोड़ते हैं 3dxy, dyz, dzx, dx², dy² यानी D के आपके 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो उन 5 में भी 2-2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो टोटल यहाँ पर आपके 9 ऑर्बिटल्स हैं और एक ऑर्बिटल्स में चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन होता है तो 9 ऑर्बिटल में क्या हो जाएंगे? तो 9 × 2 यानी आपके थर्ड सेल में टोटल 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे। होपफुली आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था जिससे आगे मैं अगर आपको केमिकल बॉन्डिंग बताऊं तो आप ये चीज़ समझ सके। कोई डाउट आएगा तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा।
नेक्स्ट मैं बात करती हूँ, अब हमने ये तो समझ लिया कि शेल क्या होते हैं, सब शेल क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, बट हम किस सब शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स देंगे और कौन से सब शेल को पहले भरेंगे, ये कैसे डिसाइड करते हैं। तो इसके लिए अफबाउ ने एक प्रिंसिपल दिया था, यानी ये जो आप देख रहे हो पहले 1s ये आप लाइन से लिख देंगे, यानी एक सेल का लिख दिए, सेकंड सेल में 2s 2p था, थर्ड सेल लिख दिए 3s 3p 3d, फोर्थ सेल लिख दिए आपका 4s 4p 4d 4f। ठीक है, आप उसके बाद आप नीचे से लेके ऐसे ऐसे एरो बनाते जाएंगे जैसा आपको दिख रहा है, ये एरो बन जाएगा। इसी तरीके से आप नाम लिखना शुरू कर देंगे, 1s 2s 2p, 2p के बाद देखिए 3s आया, 3s के बाद 3p, अब ये एरो नीचे जा रहा है यानी 3p के बाद 4s आएगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, एक्सेप्शनल केस आ जाता है ये, 3p के बाद 3d ना आने के बजाय 4s आ रहा है, फिर हम 4s के बाद क्या शुरू करेंगे वापस से 3d, फिर 4p के बाद 4d ना आने की बजाय आपका क्या आ जा रहा है 4s आ जा रहा है। क्लियर है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि आप कैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को सबसेल यानी ऑर्बिटल के अंदर फिल करेंगे। आइए हम केमिकल बॉन्डिंग की बात करते हैं। तो केमिकल बॉन्डिंग इज द लास्टिंग attraction between atoms and or a molecule that enables the formation of chemical compound. The bond may result from the electrostatic force of attraction between oppositively charged ion as in ionic bond or through the sharing of electron as it is covalent bond. यानी जो केमिकल बॉन्ड होता है ये बेसिकली आपका दो एटम्स के बीच में अट्रैक्शन, दो अलग एटम भी हो सकते हैं, दो सेम एटम्स भी हो सकते हैं, तो उनके बीच में जो भी आपका अट्रैक्शन होता है उसके जो जिस बॉन्ड के थ्रू अट्रैक्शन होता है उसको हम बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड को हमने बेसिकली दो टाइप में डिवाइड किया है, प्राइमरी बॉन्ड एंड सेकेंडरी बॉन्ड। प्राइमरी बॉन्ड की बात करते हैं तो प्राइमरी बॉन्ड के अंदर आपके फिर तीन टाइप आ जाते हैं, आयनिक बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड एंड मेटेलिक बॉन्ड। सेकेंडरी बॉन्डिंग की बात आ जाती है आपकी डिस्पर्जन, डायपोल एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। आइए हम बात करते हैं, ये आपके डिस्ट्रीब्यूशन हो गए। अब मैं बात करती हूँ आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्या है, आयनिक, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं। आयनिक बॉन्ड क्या है, इन्वॉल्व्स द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन टू अपोजिट चार्ज्ड आयन एंड इज द प्राइमरी इंटरैक्शन अकर्स इन द आयनिक कंपाउंड। मतलब क्या है, ध्यान से देखिएगा, अगर जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर हम सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, तो सोडियम के एटॉमिक नंबर में हम अगर इलेक्ट्रॉन को फिल करें तो कैसे फिल करेंगे, अफबाउ के रूल के थ्रू, 1s2 2s2 2p6 3s1। ठीक है, तो हमें अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करना होता है, हमें स्टेबिलिटी बनाने के लिए, हमें किसी एटम की स्टेबिलिटी को बनाने के लिए हमें जो हमारे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं यानी जो हमारे आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें क्या करना होता है, उन्हें कंप्लीट करना होता है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो सेकेंड सेल में आपके 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पर तो 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है कि आउटर मोस्ट सेल में थर्ड सेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर हमें इसे स्टेबल बनाना है यानी हमें इसके ऑक्टेट को कंप्लीट करना है तो हमें इस इलेक्ट्रॉन को लूज करना होगा। ठीक है, तो सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। और अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन के लिए अगर हम बात करते हैं तो क्लोरीन में तो आप देखिए सेकेंड सेल आपका कंप्लीट है। थर्ड सेल की बात करें तो 3s, मतलब थर्ड सेल में अगर हम सब सेल की बात करते हैं 3p, तो p में आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, यहाँ पर 5 हैं, यानी इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, इसके पास एक्स्ट्रा है और इसको ज़रूरत है, तो ये दोनों क्या करेंगे, आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के थ्रू जुड़ जाएंगे। यानी ये जो सोडियम इलेक्ट्रॉन ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करके अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा लेगा जिसको हम बोलते हैं कैटायन, और जो क्लोरीन है ये 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करके, यानी ये जो इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया हुआ है सोडियम ने, उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगी और ये बन जाएगी एनायन। यानी इसको हमने निगेटिव साइन से शो किया। याद रखने के लिए आप इतना ध्यान रखिएगा कि जो भी कर्ज लेता है उसके ऊपर निगेटिव भार आ जाता है और जो दान करता है वो हमेशा पॉजिटिव रहता है। सोडियम में दान किया इसलिए हम इसको पॉजिटिव बोलेंगे। क्लियर है, और क्लोरीन ने लिया है इसलिए हम इसको निगेटिव बोल रहे हैं यानी एनायन बोल रहे हैं। अब मैं बात करती हूँ कोवैलेंट बॉन्ड की। कोवैलेंट बॉन्ड क्या करता है, आयनिक बॉन्ड में हम क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन्स को दे रहे थे और ले रहे थे, जबकि कोवैलेंट बॉन्ड में क्या, आप शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे, आप इलेक्ट्रॉन्स को देंगे या लेंगे नहीं, जबकि शेयरिंग करेंगे। सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका सिलिकॉन है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं सिलिकॉन के आउटर मोस्ट सेल में अगर मैं बात करती हूँ, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 होता है।
अगर हम इसके आउटर मोस्ट सेल की बात करते हैं तो देखिए 3 यानी P2, यानी इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये इसका जो 4 इलेक्ट्रॉन है सिलिकॉन के बाहर, अगर हम सिलिकॉन का कॉन्फ़िगरेशन करें तो 2, 8 और 4 आ रहा है, यानी इसको 4 इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस सेल में है और इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग कर ले रहा है। तो ये आपका हो गया कोवेलेंट बॉन्ड। अब हम बात करते हैं मेटेलिक बॉन्ड की। मेटेलिक बॉन्ड क्या है? इट इज़ फॉर्म्ड बाय पार्शियल शेयरिंग ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन बाय द नेबरिंग एटम। ध्यान से समझिएगा, इसमें क्या होता है कि ये आपके हायर एटॉमिक नंबर्स जिनके होते हैं उन मेटल्स में ज़्यादातर पाया जाता है, लाइक कॉपर। इसका कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो यहाँ पर थर्ड सेल की बात करें तो थर्ड सेल अभी कंप्लीट नहीं है, 3D9 है। डी को कंप्लीट करने के लिए 10 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है, तो 3D9 है, और जबकि 4s2 यानी जो फोर्थ सेल है वो पहले फिल हो गया है। तो जो यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट करेगा, यानी ये 3D10 हो जाएगा और ये यहाँ पे 4s1 हो जाएगा, यानी थर्ड सेल अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। अब उसके बाद जो ये कॉपर है ये दूसरे कॉपर यानी दूसरे एटम या मॉलिक्यूल के साथ रिलेशनशिप बनाएगा या बॉन्डिंग बनाएगा। तो पहले तो इसका मतलब ये हुआ कि यानी ये एटम पहले अपने अंदर ही डीलोकलाइज्ड किया इलेक्ट्रॉन्स को, उसके बाद शेयरिंग किया। आइए डेफिनेशन पढ़ते हैं। इट इज़ formed by partial sharing of valence electron by the neighboring atom. The element having small number of loosely held valence electron, यानी 4s1 है तो वो बहुत easily लूज कर देगा, can easily release this electron to a common pool। जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन है और ये पॉजिटिवली चार्ज के साथ भी अपनी बॉन्डिंग बना सकते हैं, यानी पॉजिटिव चार्ज यानी कैटायन। The valence electron no longer bonded directly to any individual atom, but they move freely in the sphere of influence of the other atom. So constitutes the electrostatic attraction force between the delocalized electron यानी electron cloud and the positively charged metal। याद रखिएगा, ये जो आपके पॉजिटिवली चार्ज मेटल हैं और डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग बनती है जिसको हम कहते हैं मेटलिक बॉन्डिंग। वर्ड एज इट इज़ याद रखिएगा। मैंने इतनी लंबी थ्योरी इसीलिए रखी है क्योंकि 2020 में क्वेश्चन आया है इससे। चलिए बात करते हैं, ये कंपैरिजन है जो आपको पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आयनिक कोवेलेंट और मेटलिक बॉन्ड के बीच में ये कंपैरिजन है जो आपको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंपैरिजन आ जाता है जैसे कि आपका जो आयनिक बॉन्ड है वो आपका नॉन डायरेक्शनल है, कोवेलेंट बॉन्ड आपका डायरेक्शनल है, जबकि मेटलिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल है। ये हायर स्ट्रेंथ होती है इन दोनों की। और जब आप मेटलिक बॉन्ड की बात करते हैं तो इसकी सबसे हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो ये सारे आपके जो कंपैरिजन हैं इसे आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा और इसके एग्जाम्पल्स को भी अच्छे से देख लीजिएगा। अब मैं बात करती हूँ जो पिछले साल क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ध्यान से पढ़िए। मटेरियल साइंस डील विद द स्ट्रेंथ एंड स्टिफनेस बिहेवियर ऑफ कंपोनेंट बिल्डिंग मशीन्स व्हीकल फैसिलिटी बेस्ड ऑन देयर रिस्पॉन्स टू इम्पोज स्ट्रेसेस। मटेरियल प्रॉपर्टी आर डिपेंडेंट ऑन देयर माइक्रो स्ट्रक्चर एंड रिस्पॉन्स टू फोर्स फील्ड एंड सरफेस इंट्रैक्शन। तो ये जो दोनों ही स्टेटमेंट हैं ये आपके दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, ठीक है। कोई भी बिल्डिंग बन रही होती है तो उसमें मटेरियल यूज़ किया जाता है, यानी आप बात करो तो गिट्टी वगैरह, तो हम उस मटेरियल का भी तो एनालिसिस करते हैं, उस मटेरियल की को भी तो स्टडी करते हैं, यानी उसके माइक्रो स्ट्रक्चर को भी स्टडी करते हैं। तो यानी यहाँ पर आपके ये दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करती हूँ, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ बॉन्ड, ये 2020 का क्वेश्चन है। द बॉन्ड फॉर्मेशन इज बाय फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन एंड एन एरे ऑफ पॉजिटिव आयन। तो अगर आपको ये डायग्राम याद हो जो मैंने मेटलिक बॉन्ड में बताया है कि एरे ऑफ पॉजिटिव आयन है और डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है जो वो आपके मूविंग इलेक्ट्रॉन है और उसके बीच में कैटायन है, तो वो दोनों आपस में बॉन्डिंग बनाते हैं। तो वो कौन सी बॉन्डिंग है? आपकी मेटलिक बॉन्डिंग है। क्लियर है? तो ये चीज़ें आप बहुत अच्छे से समझ के रखिएगा। नेक्स्ट टाइम में मैं बात करूंगी, नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगी सेकेंडरी बॉन्ड के बारे में। फेसबुक पर भी एक पेज है जिस पे मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस पर डे प्रैक्टिस करने के लिए डाल रही हूँ डियर स्टूडेंट, तो वहाँ पर जाइए, प्रैक्टिस कीजिए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।